जहाँ पे देखो आपका वीज़ा लग गया आसानी से, नंबर वन चॉइस तो आपकी वो होनी चाहिए। और पासपोर्ट इमिग्रेशन पॉलिसी किसी एक कंट्री की नरम होती है, किसी की सख्त होती है। जहाँ जिसकी नरम पॉलिसी आप क्वेश्चन उसको टारगेट करें। कनाडा का सिस्टम बड़ा आउटस्टैंडिंग है इमिग्रेशन का। उनके 100+ इमिग्रेशन प्रोग्राम चल रहे हैं उनके तमाम प्रोविंसेस के अंदर। उन्होंने उसको बड़ा डायनामिक कर दिया, बड़ा डाइवर्सिफाइड कर दिया हुआ है। तो ऐसा मुल्क बड़ा जहाँ परमानेंट सेटल होकर पासपोर्ट ले सके जल्द अज जल्द। तो नंबर वन चॉइस कनाडा, नंबर टू मैं आपको यूएसए दूंगा बिजनेस के हवाले से। अगर बिजनेस में आते हैं वो 50 स्टेट्स नहीं, 50 कंट्रीज है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिंध का खसूसी प्रोग्राम बैठक और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर आफिया रफीक। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो बड़ी ही ख़ास शख्सियत है और उनका नाम जो है वो आई शुड से कि जहाँ मीडिया की बात आती है वहाँ उनका नाम आता ही आता है। सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग उनसे प्यार करते हैं। उनकी बेइंतहा खिदमात हैं मीडिया के फील्ड में। 2 डेकेड्स, इट्स बिन 2 डेकेड्स, शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा ये शख्सियत जो है वो मीडिया के साथ लिंक्ड है। जहाँ पे बात आए जर्नलिज्म की, जहाँ पे बात आए थोड़े से लॉस की, बिकॉज इज़ अ लॉयर एज वेल, जहाँ पे बात आए करियर काउंसलिंग की, और जहाँ पे बात आए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की जहाँ पे जर्नलिस्ट इकट्ठे होते हैं। मैं आपको कॉन्फ्रेंस कौन सी है मैं उसका भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। वहाँ पे जी नाम आता है मिस्टर मुबीन रशीद का, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन का करवाने सर ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं था, ये था आपका इंट्रोडक्शन और वो भी बहुत ही ब्रीफ, क्योंकि आपकी इतनी सारी चीज़ें हैं। आपने बुक्स लिखी हैं, आपने कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं, आप टीवी चैनल के साथ होते हैं। आप टीवी चैनल की ओपनिंग लंदन में बाकायदा एक टीवी चैनल है विच इज़ A1 है ना, A1 टीवी, जो वो कि वहाँ पे कम्युनिटी का एक टीवी चैनल है, तो उसके भी हेड है माशाल्लाह, और बहुत सारे टीवी चैनल्स के साथ लिंक रह चुके हैं। तो सर अब आप मुझे बताइए ये जर्नलिज्म का ये पूरा सिनेरियो कैसे शुरू हुआ? आप तो लॉयर थे, है ना? ये रखे, बहुत शुक्रिया आपका, और स्पेशली मुझे बहुत खुशी है आपके वॉइस ऑफ सिंध के तमाम नाज़रीन देख रहे हैं और आपका बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है कि आपने मुझे खासतौर पे इस मौका दिया। आपके प्रोग्राम लोग बड़े शौक से ज़्यादा देखते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि उम्मीद है लोग शायद आज हमारी गुफ्तगू भी दिलचस्पी से सुनेंगे। हम भी बड़े खुश हैं कि आप यहाँ पर आए हैं और बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान की सारे मेजर सिटीज़ विजिट करके ये वापस ह्यूस्टन या वापस लंदन चले जाते हैं। जी, बस वो कोशिश होती है, टाइम मुकाबला सख्त है, तो इसकी कोशिश करते हैं टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। तो आपने बड़ा बेसिक क्वेश्चन किया, बिल्कुल वही आपको पता है हमारा जो मीडिया से मेन ताल्लुक, लॉ और मीडिया को मैंने दोनों इकट्ठे असल में साथ साथ अपने करियर में अगले स्टार्ट किया। क्योंकि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने सहाफ़त और वकालत के आपस में क्या ताल्लुक है, तो मैं कहता हूँ दोनों आज़ाद पेशे हैं। यही उनका बेहतरीन ताल्लुक है। दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं ना, सहाफ़ी का पता आज़ाद होता है, अपनी सोच से अपने खुद फैसले करता है। बेशक आप किसी चैनल में काम भी करें लेकिन आपकी बड़ी इंडिपेंडेंट सोच होती है। इसी तरह आप जो वकील है वो तो आपको पता ही है, जो जिस तरीके से पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं हमेशा से, तो मुझे इसलिए हमेशा से बड़ा पसंद है दोनों प्रोफेशन, और मैंने कोशिश दोनों को पैरेलली साथ चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बड़ी कामयाबी से कोशिश कर रहे हैं दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाने के अंदर। और मीडिया सेलेक्ट LLB फॉर योरसेल्फ, इनिशियली आप वकालत की तरफ जब आए तो वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने वकालत को परस्यू किया? जी, वकालत के लिए मुझे लगा था यहाँ पे चूँकि पाकिस्तान के अंदर मैं उस टाइम 2003 की बात कर रहा हूँ, तो चूँकि मेरे वालिद साहब भी वकील थे, मेरे ताया भी, मेरे चचा भी वकील थे, तो उनको बहुत ज़्यादा वकालत था। बचपन से मैंने देखा कि खानदानी वो गुस्से में बन गया, जज्बात जाके बन जाता है, लेकिन सब वो बन जाए तो हमें तो बनना ही पड़ेगा। और जो सहाफ़त है वो हमारी फैमिली में कोई नहीं था, वो मैंने अपने तौर पर खुद चूज़ किया था। मुझे ज़्यादा आज़ाद शोबा लगता था, ज़्यादा इंडिपेंडेंट, तो मैंने बड़ी अर्ली एज में कॉलम लिखने शुरू कर दिए थे। लाहौर से एक अखबार निकलता था, मैंने वहाँ पे कॉलम लिखना शुरू किया। मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया वहाँ पे। लोग उस ज़माने में ऑटोग्राफ लेते थे, मोबाइल भी शुरू में नए आया था, पता कैमरे वाले मोबाइल कम थे, दूसरे मोबाइल तो चलते थे, तो उस टाइम लोग ऑटोग्राफ लेते थे। बड़ा एक एक्साइटमेंट का लेवल था, तस्वीरें लोगों ने खींची कैमरों से आके, वो बड़ा एक डिफरेंट लेवल था, जिसमें मुझे फील आई कि हमें को थोड़ा सा इस तरह काम करना चाहिए। और फिर थोड़ा मेरे बोलने की स्पीड जो लाजमी वो अंदाजा हो रहा होगा कि वो मेरा तो पाकिस्तान में इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है कि मैं चैनल में एज एंकर भी काम करता था, पाकिस्तान में था, तो उस वक्त फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है पसंद किया, तो उसने भी बड़ी अच्छी प्रोफाइल पाकिस्तान में डेवलप कर ली। और फिर 2012 में परमानेंटली बाहर चला गया था यूट्यूब। और ये सब इतना कुछ करते हुए पाकिस्तान में, व्हाट मेड यू गो टू लंदन? असल में मुझे लगा कि आपके साथ बाहर भी सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए, आप ट्रैवलिंग करें। खासतौर से ट्रैवल किया 4-5 मुल्कों के अंदर, आप कह लें ये 2008 की बात है, उससे लेकर 2012 तक 6-7-8 मुल्कों में मैंने ट्रैवल किया होगा। यूरोप मैंने सारा देखा, UK देखा, दुबई, आपको पता है आज़रबाईजान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड मैंने देखे, तो मुझे लगा कि आपको मतलब ट्रैवलिंग का भी शौक था आपको काफी? जी, वो मुझे शुरू से डेवलप हो गया था ये शौक ना, कि दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। और मैं खासतौर पर जो आपके नाज़रीन देख रहे हैं, मैं उनको चाहूँगा ये बात कहना कि हमारे लोग मरी चले जाते हैं, खानसपुर चले जाते हैं, एबटाबाद चले जाते हैं सैर करने के लिए। अगर थोड़े से ही पैसे बचे तो
दुबई भी जा सकते हैं, आज़रबाईजान भी जा सकते हैं, मलेशिया भी जा सकते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड भी जा सकते हैं, श्रीलंका जा सकते हैं, बड़ी सस्ती टिकटें हैं, बस आपको पैकेज मिल जाते हैं इस तरह के। तो जरूर ट्रैवलिंग करें, आपको पता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया का एक्सपोजर लेना बड़ा जरूरी है। वो हमारे यहाँ थोड़ा सा लैग करता है, मैंने थोड़ा देखा, जिनके उनके पास पासपोर्ट ही नहीं बना होता, तो पासपोर्ट तो बनवा के रखिए। आज तो वैसे बहुत रश लग गया पासपोर्ट बनने का, मुझे पता लगा कि लोग बड़ा डेस्परेट हैं, बिल बहुत टाइम भी रहे हैं, शायद इस वजह से रश ज्यादा लगा। हम लोग थोड़ा ज्यादा तेजी से बाहर निकलने की ख्वाहिश रख रहे हैं, लेकिन ये कि आपके पास जरूर ट्रैवलिंग का एक्सपोजर होना चाहिए, उससे आपको बहुत जिंदगी के मामला और हालात का पता लगता है। अच्छा, पहले सिर्फ ये होता था कि एक सर्टेन तबका जो है वो सोचता था कि जब हमारा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो हम इसको ग्रेजुएशन के लिए बाहर भेज देंगे। अच्छा, उस वक्त में क्योंकि अब मुझे लगता है कि बच्चे थोड़े से इंडिपेंडेंट हो गए अपने करियर सिलेक्ट करने में, उस वक्त में शायद बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होते थे अपना करियर सिलेक्ट करने में, उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, या एक होता है ना कि एक सराउंडिंग का एक सोशल प्रेशर उनके ऊपर था, उस पर उनकी करियर सिलेक्शन होती थी। करियर काउंसलिंग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, और मुझे अभी भी लगता है कि कुछ एरियाज़ में करियर काउंसलिंग जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब कह रही हो, अब आपको डॉक्टर हो गए हमारे, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव द करियर काउंसलिंग। आपने बड़ा अच्छा, आपने बड़ा खूबसूरत आदमी इसका जिक्र किया। देखिए, करियर काउंसलिंग बड़ा फुल टाइम सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में बड़ी स्टडी होती है, बड़ी रिसर्च करवाई जाती है, पूरे थिंक टैंक्स हैं, पूरे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको इस हवाले से गाइड करते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, उसके हिसाब से उसको गाइडेंस दी जाए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ना उस वाले कोई अवेयरनेस है, ना इस तरह कोई प्रॉपर लोग हैं या इदारे हैं जो एक आम बच्चे को उसकी ग्रूमिंग करते हैं, उसको बता सके कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं। एक बड़ा ट्रेडिशनल पुराना आपको पता है हमारा ख्वाब होता है कि बच्चे को पैदा होते करें कि डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, ये तो होता है आर्मी में भेजना है, या फिर दूसरा जी एग्जैक्टली वो जो चीज़ें वो अपनी जगह पे थी। लेकिन अब देखिए कंप्यूटर साइंस का दौर आ गया, अब लोग AI की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, दुनिया बहुत चेंज हो रही है। मैस कम्युनिकेशन में आपको तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी काम आगे चलता जा रहा है, बहुत बड़ी डिफरेंट चीज़ें आती जा रही हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको बड़ा डाइवर्सिफाइड होना पड़ता है, और आपको होना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया की जब चीज़ें चेंज हो रही हैं तो आपको उसके साथ कोप करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, और उससे आपको फिर ज़रा बेहतर ऑप्शन निकालना है। अरे सर, इसमें ये भी तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक वक्त में जिस तरह अभी आपने बताया कि सिर्फ डॉक्टर होते थे, इंजीनियर होते थे, या फिर आपने किसी इस तरह की फील्ड को ज्वाइन करना है, तो वो स्पेसिफिकली उन चीज़ों से। अब मुझे इस टाइम पे लगता है दैट यू शुड एटलीस्ट हैव 2 to 3 प्रोफेशंस इन हैंड, मतलब यू शुड बी गुड इन दिस। एक आपका बहुत अच्छा, एक आपका बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का प्रोफेशन होना चाहिए, और 2-3 प्रोफेशन उसके साथ में होने चाहिए। अब आपको अपनी पर्सनैलिटी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो अब ये जो करंट फील्ड्स हैं, अब मुझे बताइए कि अब बच्चे के पास क्या क्या चॉइसेस हैं, ये डॉक्टर और इंजीनियर और इसके अलावा? जी, मैं समझता हूँ, देखिए जो खासतौर पे IT की फील्ड है उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्सेस करने की जरूरत है। अच्छा, IT की फील्ड में भी बहुत बड़ा, हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा है, मैं वहाँ का ट्रैवल करता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज में ट्रैवल किया है, स्पेशली अमेरिका, कनाडा और मैं वेस्ट में जब जाता हूँ तो वहाँ इंडियन बहुत स्पीड से IT में पेनिट्रेट कर गए तमाम शोबों के अंदर, जबकि हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं उसके अंदर ना। उस पर मैं खास तौर से समझता पाकिस्तान को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर की जरूरत है। उन्हें पता हो दुनिया में क्या क्या ऑप्शन हो रही है, और बिल्कुल आपने जैसा कहा कि बेसिक दफ़ा तो IT है, लेकिन इसके इतने ज़्यादा शोबे अब बन चुके हुए हैं कि आपको तमाम स्पेशलिटी को तमाम ऐसे कोर्सेज करने की कोशिश कीजिए जिनका फ्यूचर में डिमांड है, और अभी से उसकी तैयारी करें। अभी वही फ्यूचर में डिमांड तो तैयारी कर रहा होता है इस तरह की, फ्यूचर की डिमांड की तरफ ही मैं आती हूँ। तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो अब हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए और अपने बच्चों को उस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए? जी, मैं तो नंबर 1 आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूंगा, तो दुनिया बहुत ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर काम कर रही है, और पाकिस्तान मुझे थोड़ा सा उसके पीछे भी है। अभी उस तरह यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं कि दुनिया क्या होने जा रही है। अगर आप लोगों को मौका मिले, यूट्यूब पे थोड़ी सी वीडियोस देखें, फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया क्या बनने जा रही है आज से 5-7 साल बाद। आप एलन मस्क को जरूर, जो ट्विटर का ऑनर भी है, टेस्ला के ऑनर भी, आपको पता है, उनका जरूर थोड़ा स्टडी करेंगे। वो 7 हैबिट्स जो वो प्लान करेंगे दुनिया क्या होने जा रही है, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने प्लान किया, आगे 10-20 साल में दुनिया क्या हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें हम देखें ताकि आपको पता लगे साइंटिफिकली दुनिया अब कहाँ जा रही है। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में तो आपको बेशुमार चीज़ें अब अवेलेबल हैं, इतने आपको साइबर सिक्योरिटी पे अब काम हो रहा है यहाँ पे, तो दुनिया को किस तरह हम डाइवर्ट करने जा रहे हैं, और इस तरह जो लिथियम बैटरी के ऊपर जो काम हो रहा है, ये ऐसी बड़ी यूनिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको मोबाइल के अंदर हर चीज़ आने की बात हो रही है, चिप्स के अंदर सारा मामला तय होने की हो रहा है, पासपोर्ट कहते हैं वर्चुअली खत्म हो जाएंगे आगे फ्यूचर के अंदर, तो बड़ी जो डायनामिक्स चेंज हो रही है, बस आपकी वर्चुअल आइडेंटिटी होगी, उसके ऊपर ट्रैवल कर रहे होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वाकई बहुत ज़्यादा डीपली काम हो रहा है, और अगले 5-10 सालों में आप सभी ट्रेनिंग देखेंगे अपनी आंखों के सामने, तो इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। हम देख ही रहे हैं, और हर रोज के हिसाब से कोई नई इन्वेंशन हमारे सामने आई होती है कि अब ये इस तरह है, अब ये उस तरह है। अब काफ़ी सारी फील्ड्स ऐसी आ गई हैं कि बच्चे अब सोच रहे हैं कि हाँ वो AI की तरफ जाएं, अब वो कोडिंग की तरफ जाएं, अब वो इस तरह, मतलब अब इस तरह की
चीज़ें फिर भी सुनाई देती हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई कोर्सेज हो रहे हैं, तो आई थिंक पेरेंट्स को भी अपना विजन ब्रॉड करने की ज़रूरत है। एक वक्त था इतने डॉक्टर्स बनते थे, अभी भी डॉक्टर साहब आप फिर डॉक्टर साहब हो गए, अभी भी इतने डॉक्टर्स हैं कि मैं आपको सच में बताऊं तो फील्ड ऐसी है कि हर साल जो है, अगर हम खाली एक डॉक्टर्स की बात करें तो हज़ारों डॉक्टर्स ग्रेजुएट होके निकलते हैं, एंड वी डोंट हैव द जॉब्स, दे डोंट हैव द जॉब्स। तो या तो वो बहुत ही कम पे कहीं लगे हुए होते हैं, या फिर वो टीचिंग के उसमें आ जाते हैं। मतलब ऑफ कोर्स जब आप इतने लाखों स्पेंड करके आ रहे हो तो यू हैव टू अर्न समथिंग। तो करियर काउंसलिंग में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो करियर डिसाइड कर रहे हैं उस करियर में ऑब्वियसली एक आपका पैशन भी होता है, दूसरा आपकी अर्निंग कैसी होगी। और सब मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें साथ मिलकर चलती हैं। सिर्फ आप पैशन के पीछे नहीं भाग सकते, उसमें अर्निंग की सोर्स क्या है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, आपने जो डॉक्टर्स की बात की, थोड़ा सा इस वाले से बताता चलो कि डॉक्टर और नर्सिंग की इस टाइम वेस्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो पाकिस्तान में डॉक्टर परेशान है या बेरोजगार है, अगर उनके अंदर टैलेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यूके के अंदर आपके इल्म में होगा, और यूएस से अगर यूएसए के अंदर करते हैं, और अगर नहीं भी कर सकते तब भी अगर आपका विजिट वीज़ा लग जाता है तो आप वहाँ पे जाके एज ए फिजिशियन असिस्टेंट, एज ए नर्स असिस्टेंट काम कर लेते हैं। और जब वहाँ पे हैं, आपको वहाँ का एक्सपोजर होता है तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है वहाँ की लोकल क्वालिफिकेशन लेना, क्योंकि आपको रियल टाइम एक्सपोजर मिल रहा होता है, वहाँ की चीज़ों का पता होता है, तो आप क्वालिफाई करें। तो वहाँ इस टाइम बहुत डेस्परेट डिमांड है, और इवन एज ए असिस्टेंट भी आपकी सैलरी बहुत बेहतर होती है यहाँ से जब आप कंपेरिजन करें तो डॉलर से आप कमा रहे हो। तो इसलिए मैं जो लोग आपको खासतौर पर देख रहे हैं, जो डॉक्टर की आपने बात की, तो मैं इस बारे से स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बाहर की ऑप्शन मिलती है तो आप जरूर उसको अवेल करने की कोशिश करें। मैं आपके इस पॉइंट से इसलिए भी एग्री करूँगी कि डेंटिस्ट का कराची में डेंटिस्ट बनने के बाद मुझे एक ऑफर आई थी ऑस्ट्रेलिया से कि आप हमारा डेंटल असिस्टेंट वाला वो सीन कर। तो मैंने कहा मैं तो डेंटल सर्जन हूँ, तो मैं डेंटल असिस्टेंट क्यों बनूँ। तो खैर पे स्केल्स तो अगर आप उनके परार भी देखें तो माशाल्लाह हमारे डेंटिस्ट तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो आई थिंक येस देयर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप वहाँ जाएँ, अपने ऑप्शन और फिर आप उनके साथ उनके क्वालिफाइंग एग्जाम्स दे दें। दैट्स काइंड ऑफ सिंपल। चले ये तो चले उनके साथ जो होना था, तो अब उस जनरेशन के साथ आने वाली जनरेशन के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब फिर डॉक्टर साहब हो गए, अब मुझे ये बताइए कि बाहर ये जो ममालिक हैं, अब बहुत वालिदैन का रुझान ये हो गया कि बच्चा बाहर भेजो, बच्चे को बाहर पढ़ाओ, खुद भी बाहर उसके साथ चले जाते हैं। तो कौन कौन से ममालिक जो हैं वो पाकिस्तानी जैसे हमारी यूथ है उसको उसके लिए सूटेबल है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, बड़ा बेसिक और बुनियादी क्वेश्चन, और अच्छा आपके नाज़रीन जो खासतौर पे देख रहे हैं, मैं उस हवाले से आगाह कर दूँ। जो लेस डेवलप कंट्रीज होती है उनके बच्चों का, उनके पेरेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स का, सबका ख्वाब होता है डेवलप कंट्री में जाने का। इसीलिए आप देखें यूके हमारे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, और खासकर जिस मुल्क में हुकूमत की हो ना दूसरे मुल्क पे, वहाँ भी बड़ा होता है। पता है उन्होंने यूके गौरों ने हमारे में हुकूमत किया, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा ये लोग इमिग्रेशन लेके यूके में जाना पसंद करते हैं। फ्रांस ने जिन लोगों ने हुकूमत की वो सब लोग फ्रांस जाना बड़ा पसंद करते हैं। अमेरिका ने जिन्हें वही है ना, मेंटली हम वही वाले यूके वाले लोग ही हैं। असल में होता है बंदे को जब उन्होंने हुकूमत की तो पैसा उनके पास बहुत है, और वाकई आपको पता है भी पैसा पाकिस्तान से मुकाबले में बहुत बेहतर है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, तो ये हमेशा से एक रहा है। अब उसके अंदर ऑप्शन क्या है, नंबर 1 चॉइस क्या है और नंबर 2 क्या है, मैं थोड़ा सा वो तरतीब आपको अर्ज कर देता हूँ कि जहाँ पर देखो आपका वीज़ा लग गया आसानी से, नंबर 1 चॉइस तो आपकी वो होनी चाहिए। और पासपोर्ट इमिग्रेशन पॉलिसी किसी एक कंट्री की नरम होती है, किसी की सख्त होती है। जहाँ इसकी नरम पॉलिसी हो आप क्वेश्चन उसको टारगेट करें, हर कंट्री की ट्राई ना करें, वहाँ से आपकी किस्मत में नहीं होता, आप ज़बरदस्ती ट्राई करेंगे तो आप उसमें कामयाब ना हो। तो नंबर 1 चॉइस जो मुझे, चूँकि मैं इमिग्रेशन का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं स्टडी करता रहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जो इमिग्रेशन सिस्टम चल रहे हैं, तो कनाडा का सिस्टम बड़ा आउटस्टैंडिंग है इमिग्रेशन का। उनके 100+ इमिग्रेशन फॉर्म चल रहे हैं उनके तमाम प्रोविंसेस के अंदर, उन्होंने उसको बड़ा डायनामिक कर दिया हुआ है, बड़ा डाइवर्सिफाइड कर दिया हुआ है। इस वजह से वहाँ पे लोगों के लिए अच्छी ऑप्शन जो बंदा चला जाता है, बेशक वहाँ विजिट पे चला जाए, इवन असाइलम भी कर लेता है, इवन यहाँ से इमिग्रेशन लेके जाता है, स्किल इमिग्रेशन के अंदर। क्या बता रहे हैं डॉक्टर साहब, असाइलम भी बता रहे हैं। वहाँ ऐसे रास्ते मैंने बता दिया आपको कि जिसके नतीजे में आप वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। तो ऐसा मुल्क बड़ा जहाँ परमानेंटली सेटल होकर पासपोर्ट ले सके जल्द अज जल्द। तो नंबर 1 चॉइस कनाडा, नंबर 2 मैं आपको यूएसए कहूँगा बिजनेस के हवाले से। अगर आप बिजनेस में आते हैं तो 50 स्टेट्स नहीं 50 कंट्रीज है, हर स्टेट के डिफरेंट लॉ है, इतनी डायनामिक्स है वहाँ पे कि मज़ा आ जाता है आपको। चूँकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली अमेरिका जाता रहता हूँ, हमारा चूँकि वहाँ ह्यूस्टन में ऑफिस भी है, तो अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है बिजनेस के हवाले से। और इमिग्रेशन में थोड़ा सा उनकी टफ पॉलिसी है, बट स्टिल इट्स वर्थ गोइंग टू यूएसए। मैं यूके खुद ब्रिटिश नेशनल हूँ, यूके में रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको नंबर 3 पे रखता हूँ यूके को इस तमाम कैटेगरी के अंदर। कनाडा और यूएसए शुड बी द फर्स्ट चॉइस। फिर यूरोप है, यूरोप की चौथे नंबर पे आप डाल लें इसको। इस हवाले से कोई भी मुल्क आप ले लें, पुर्तगाल ले लें, ग्रीस ले लें, माल्टा ले लें, आयरलैंड कर लें, आप ये सारे उस कैटेगरी पे आ जाएगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी अच्छी ऑप्शन है, वो आप उसको नंबर 4-5 पे भी रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पीआर में थोड़ा मसला आता है, न्यूजीलैंड में कुछ लोग कहते हैं लोग ज़्यादा चलेंगे, थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी का ज़रा इशू आ रहा है, और वो भी अच्छी ऑप्शन है। रिसेंटली ये देखा गया सर कि बहुत सारे लोग जो कनाडा इमिग्रेट होके गए थे, वो वहाँ पे एक्सट्रीम, एक तो आई थिंक वेदर सिचुएशंस जैसी हैं, फिर दूसरा वहाँ पे एकदम इकोनॉमी
का ये कंडीशन, इन्फ्लेशन उनकी इतनी बढ़ गई कि बहुत सारे लोग वहाँ से वापस आए। ये अभी हमने रिसेंटली विटनेस किया है। तो क्या एग्जैक्ट सिचुएशन चल रही है इस पर कनाडा में? ये बिल्कुल मुझे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, यूके में भी इस तरह की काफ़ी वीडियोस आती है, कुछ लोग यूके से वापस भी आए हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, जो नालायक आदमी होते हैं ना, दुनिया में हर जगह नाकाम रहते हैं। जिस बंदे का थोड़ा सा भी टैलेंट, कॉम्पिटेंसी हो ना जी, वो जो यहाँ पे भी इस तरह था, वो समय से वहाँ दफ्तरों में पैसे लगे होंगे कनाडा के अंदर या यूके के अंदर, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ वो समझे बहुत ईजी लाइफ होगी। आप याद रखिए, पहले 90 दिन में किसी मुल्क में बड़े मुश्किल होते हैं। वैसे किसी गवर्नमेंट के 90 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे किसी आम शख्स के लिए भी किसी नई जगह पे जाके पहले 90 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर दूसरा पहला साल। तो पहले आपने 1 साल में आपने डाइजेस्ट करना होता सिस्टम एनवायरनमेंट में। आपको कई मुश्किलात आती हैं, कई लोग आपको जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी शायद उम्मीदों में पूरा नहीं उतर रहे होते, लेकिन एट द एंड जब आप पहला साल सर्वाइव कर जाते हैं, फिर अगले 10-20 साल आपके लिए बड़े आसान होते हैं। तो इसलिए पहले 90 दिन का एक टारगेट, बड़ा हॉट टारगेट होता है, उसको आपने ज़हन में रखना है, और फिर पहले 1 साल का। जब भी आप ये जैन सोचिए। दूसरा मैं एक और आपके प्रोग्राम के तो चाहूँगा कि आप जिस मुल्क में जाने का प्लान करें, उसके ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी ले लें। आज यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन पड़ी हुई है, तो कुछ वीडियोस देख लें कि वहाँ पे मुल्क के क्या हालात हैं। अब बस कनाडा के मुताबिक एक बड़ी गलत परसेप्शन लोगों ने बनाई है कि सारा साल बर्फबारी पड़ती रहती है, सर्दी बहुत है, बाहर निकलेंगे तो टांगें कांपती रहेंगी, इस तरह की चीज़ होगी। हालांकि 8 महीने टोरंटो में बड़ा बेहतरीन मौसम होता है। पूरे साल में सिर्फ 15-20 दिन ऐसे मुश्किल आते हैं जब -30 टेम्परेचर आते हैं, -20 टेम्परेचर आता है, अदर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ वहाँ चल रही होती है। इसका कैलगरी एडवेंचर के अंदर भी ऐसे ही, वैंकूवर में तो सारा साल ही मौसम बड़ा बेहतरीन रहता है। तो आपने चॉइस अपनी खुद करनी कि इस प्रोविंस में किस जगह जाना है, किस टाइम पे जाना है, और वहाँ जाकर बड़ी आसानी से रह सकते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक लोकल नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, ताकि जिस मुल्क में जा रहे हो आपको उसको सही तरीके से प्लान। अच्छा, ये भी एक तो ये जगह है यहाँ पे, अगर आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं तो आप इन जगहों पे ज़रूर जाइए। ये भी ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होने के साथ पहले माँ बाप जो है वो जहेज़ और चीज़ों के लिए पैसे जमा करते थे। मुझे लगता है वो इमिग्रेशन के हिसाब से सोचते हैं कि बच्चे को वहाँ पे पढ़ने के लिए अब उसका वैसे सेटअप किया जाए। अच्छा, जो ममालिक मुझे लगता है थोड़े से आसान है जाना, वो यूरोप साइड है। अगर सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर है, अगर आप वो लैंग्वेज बैरियर क्रॉस कर लें, कि लैंग्वेज वही होता है ना, बच्चे को सिखाना शुरू कर दें। आप तो उसको जर्मनी भेजना है, वो 6-7 साल का हुआ नहीं है, आप उसे जर्मन लैंग्वेज सिखानी शुरू कर दी, तो इससे क्या होगा कि बाय द टाइम वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा कि उससे कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो ही कैन इजीली गो टू जर्मनी, राइट? तो आपने बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर, जो खासतौर पे लो इकोनॉमिक जोन के लोग हैं, जिनके पास पैसे रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि बच्चे को पहले दिन से जर्मनी सिखाना शुरू कर दे, स्वीडिश सिखाना शुरू कर दे, नॉर्वेजियन लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दे। बेशुमार स्कॉलरशिप हो, खासतौर पे जर्मनी के अंदर बेशुमार स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपको पीआर मिलने की आसानी रहती है, आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। आजकल चाइना बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रहा है। यहाँ पे नाज़िम के तौर पर बताऊँगा, खासतौर पे आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, मास्टर डिग्री के लिए और खासतौर PhD के लिए 100% स्कॉलरशिप प्लस स्टाइपेंड्स में दे रहे हैं वो आपको। एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन वाला सिनेरियो है अगर आप इस तरह की यूरोपियन ममालिक का ऑप्ट करते हैं तो लेकिन वहाँ पे एक चीज़ होती है, ब्लॉक अकाउंट। जी एग्जैक्टली। तो हाँ, अच्छा, आपने भी काफी स्टडी किया, मुझे खुशी है कि मुझे आई नो सच थिंग। वो ब्लॉक अकाउंट भी थोड़ा लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि सिर्फ जर्मन सीख लेना या नॉर्वेजियन सीख लेना इतना चलता कि ब्लॉक अकाउंट भी एक चीज़ है। ये बताइए। एग्जैक्टली, ये कनाडा के अंदर भी थोड़ी सी रखी हुई है, जर्मनी के अंदर भी शुक्र है, यूके में ऐसी चीज़ नहीं है। यूके में सिर्फ आपको 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिस भी मुल्क में आपने अप्लाई करना है और आपके रिसोर्सेज होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 10,000 यूरो जो है और $10,000 जो है आपको कनाडा के अंदर वो ब्लॉक करने पड़ते हैं 6 महीने के लिए। वो अब आपको खुद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो किसी से बोरो करने पड़ेगा कि आप वो सिस्टम वैसे आप लोग समझा देते हैं, बना भी देते हैं वो सेटिंग। एग्जैक्टली, तो वो उस तरह सेविंग सर्टिफिकेट भी आप उसको यूज कर लेते हैं अल्टरनेटिव के तौर पे। सो देयर आर वेज कि पीपल उसको मैनेज कर लेते हैं उसके लिए। सही। तो अब ये है कि अगर आप कि जहाँ इतनी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं, वहीं से जब वो 4-5 साल का होता नहीं, वहीं से उसकी ग्रूमिंग उस मुल्क के हिसाब से करना शुरू कर दे जहाँ आप उसको भेजने के लिए प्लान कर रहे हैं, राइट? और अब तो खैर फील्ड्स भी इतनी आ गई हैं कि वो बच्चा जो है वो वहाँ के जाके बहुत कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकता है। वैसे सर, आजकल सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो फील्ड सबसे ज़्यादा चल रही हैं अपार्ट फ्रॉम IT, वो क्या है? देखिए, फील्ड जो है बेसिकली दुनिया में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। जो मेरे प्रोफेशन, क्योंकि मेरा खुद लॉ से ताल्लुक है, तो मेरे पास ज़्यादा लॉयर्स बच्चे ही आते हैं, वो लॉ ही करने में बड़े इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान में बड़ा मैंने देखा एक क्रेज़ आया हुआ है, बहुत शुमार लॉ कॉलेजेस हैं। ये अलग बात है, जैसे आपने बात की, बहुत सारे ग्रेजुएट्स देखे हैं सैचुरेशन हो गई है वहाँ पे, डूइंग एनीथिंग। हां, सैचुरेशन है मार्केट में। आपने बताया कि सैचुरेशन हो चुकी है इस लॉ फील्ड के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लॉ कॉलेज खुले हैं। हालांकि उन्होंने उसको कैप किया है, अब 100 स्टूडेंट्स ज़्यादा एक कॉलेज नहीं ले सकता एक इनटेक में 1 साल के अंदर, बट 100 करके ही सोचे ना कितने हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में डिमांड आ रही है। बार एसोसिएशन के मेंबर मुझे पता लग रहा है बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में पहुंच गई, कराची बार के अंदर, लाहौर बार के अंदर और बाकी जो यहाँ की बार एसोसिएशन है, तो उससे अंदाजा था कि बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश लग चुका हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स ज़रा
कुछ तो उन्होंने करना है, तो लॉ एक बड़ी फेवरेट फील्ड जो मुझे अभी तक नजर आई है। कंप्यूटर साइंस ऑफ कोर्स हमेशा से रही है फेवरेट। इसके अलावा जाहिर है बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से लोगों का बिजनेस का एप्टीट्यूड होता है, बी ऑनर्स और MBA करना बड़ा पसंद करते हैं, जिन्होंने खासतौर पर अपना बिजनेस प्लान किया हुआ, या उनको है कि सेल्स या मार्केटिंग उनका ज़्यादा काम है, वो MBA को बड़ा प्रेफर करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको तो रिलेटेड एक चीज़ आ जाती है, और इस तरह मैनेजमेंट साइंसेज के में बेशुमार आपको डिसिप्लिन आ चुके हैं, तो उस लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया। प्लस सोशल साइंस के कुछ लोग हैं जो आपको अपने आर्ट्स और सोशल साइंस में ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी कैटेगरीज है। तो इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन इसमें लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज अवेल करते हैं। लेकिन आपको मैं एक इंडस्ट्री में ये बताऊँ कि बच्चे का कैरियर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अभी जुलाई के अंदर जो आपको रिजल्ट आ रहा है FA FSC का और O लेवल A लेवल का, वो बड़ा बेस्ट टाइम होता है, इन्हीं बच्चों से ज़्यादा बाहर जाना होता है। तो मैं उनके लिए खास तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि सितंबर इनटेक को मिस ना कीजिएगा, अभी से प्लानिंग कर लें, अभी से इंग्लिश टेस्ट ले लें, और अपने इवन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप लेटर ले सकते हैं कि मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली और मैं ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो एक्सपेक्टेशन के साथ आपको उसकी बेस पे कंडीशनल ऑफर लेटर अभी भी मिल सकता है, यूके की यूनिवर्सिटी से भी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से मिल सकते हैं। और आप जरूर 3 बिफोर रिजल्ट्स जी बिफोर रिजल्ट भी मिल सकते हैं, कंडीशनल ऑफर। जिस तरह आपका रिजल्ट है थोड़ी देर यूनिवर्सिटी को भेजिए कि हाँ मेरा रिजल्ट आ गया, ताकि विद इन 1 वीक आपका ऑफर लेटर फाइनल आ जाए और आप उसके ऊपर फिर जमा करवा दें अपने डॉक्यूमेंट। उससे एक आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज होता है कि अक्सर मैंने देखा बच्चों को पता नहीं होता, रिजल्ट का पहले वेट करते हैं, यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले पूरे एक सेमेस्टर मिस हो जाता है जी, सितंबर की जो जनवरी इनटेक में चले जाते हैं, जनवरी के बाद अगले साल सितंबर में चले जाते हैं, उनका टाइम बड़ा कीमती होता है बच्चों का। तो उस वाले खास तौर में चाहूँगा बेसिकली 2 इनटेक्स होते हैं, एक सितंबर में और एक जनवरी में। वैसे दरमियान में मई इनटेक भी अब आ गई हुई है जी, आपको तीसरी इनटेक चले, लेकिन मेन इनटेक आपको ये 2 मशहूर है, तो यहाँ जरा इजीली एडमिशन होता है और कोटा भी इजीली अवेलेबल होता है यूनिवर्सिटी के पास, जहाँ आपका दाखिला हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे लगता है, जो आपको वहाँ जाके एहसास होता है इस चीज़ का, कि आपको स्कॉलरशिप पॉइंट्स मिले हुए होते हैं। आपने ऐसे काम, वॉलंटियर वर्क या ऐसी चीज़ें या ऐसे स्पॉट में पार्टिसिपेट किया होता है जिसमें आपको स्कॉलरशिप पॉइंट्स मिलते हैं, और वो स्कॉलरशिप पॉइंट्स में वो सिर्फ आपकी फिर जो एनुअल फ़ी होती है या आपकी सेमेस्टर फ़ी होती है, वो उसको कम करने में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये नहीं पता होता लोगों को। वो अगर अक्सर आप मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें, जितनी यूथ इस वक्त यहाँ देख रही है, वो किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट के अपने वो स्कॉलरशिप पॉइंट्स खड़े करें। वो हमारे खड़े होते हैं बेसिकली, क्योंकि वो स्कॉलरशिप पॉइंट्स हम यूज़ कर सकते हैं जो कि यूज़ भी हो, और उसके वो आवर्स कैसे काउंट होते हैं, मुझे वो वाला सारा। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा भी सवाल किया। बेसिकली देखें, जब आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं बाहर के मुल्क में, उसकी बड़ी डिमांड है। कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाना चाहते हैं इस तरह की, तो आपने जो है ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है किसी भी स्पोर्ट्स के सबसे कॉमन तरीके का है, इवन यू आर गुड डिबेटर, तो उसको भी आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। और इसके अलावा आपके अच्छे मार्क्स हैं, जो पढ़े वाले एकेडमिक्स टाइप के लोग बच्चे भी हैं जिनके 70-80% मार्क्स हैं, उनको भी बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉलरशिप देते हैं। यूके की हद तक मैं आपको बात कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोकल मौजूद है, हम काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन भी करवाते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आपके 70% अगर मार्क्स है या 80% मार्क्स है, तो आपको पार्शियल स्कॉलरशिप 50% तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। यानी अगर आपकी 16,000 पाउंड फीस है, तो 12,000 कुछ सूरतों में 10 और 8,000 पाउंड भी रह सकती है, तो इसके बाद आपकी फीस बिल्कुल आधी होगी। और दूसरा, जब वहाँ पे चले गए हैं, जो आपका वहाँ दाखिला हो गया, वहाँ आपने बेहतरीन अपनी अटेंडेंस मेंटेन की है, आपका बेहतरीन एकेडमिक रिकॉर्ड है, और आप वहाँ की लोकल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें कि यहाँ से कम एक्सपेंस में आप जाएं। 33% फीस अगर आप पे करते हैं, जो भी टोटल फीस है, तो आमतौर पे आपको दाखिला दे देते हैं, और उसकी बेस पे आपका वीज़ा भी लग जाता है। मतलब आपकी अगर 30,000 पाउंड फीस है, तो 10,000 आप पे कर दें तो आप जाते हैं। अगर 10,000 है तो 3,500 पाउंड आपसे फीस पे करनी, क्योंकि यूके में तकरीबन 12-13,000 पाउंड। और बाकी उसके लिए आप स्टूडेंट लोन वहाँ ले सकते हैं। नहीं, स्टूडेंट लोन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसको नहीं मिल सकता, वो सिर्फ लोकल स्टूडेंट को मिलता है। वो भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो एज ए पेरेंट आपको अभी से प्लान कर लेना चाहिए कि आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाए कनाडा के, यूएसए के या यूके के, तो फिर आपके बच्चों को एज ए लोकल स्टूडेंट के तौर पर देखा जाएगा, उनको स्टूडेंट लोन मिल जाएगा। ये आपने इत्तेफाक से बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ दिया, ये पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, आप हैरान होंगे। मैं आपको बताया तो मेरे करीबी दोस्तों के बच्चे कनाडा में पढ़ने के लिए गए हैं। अब वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की फीस है 40 से 60,000 $, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में गई जहाँ फीस उनकी ज़रा ज़्यादा है। आप सोचिए, $60,000 एक साल की फीस है, 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, तो $2,40,000 आपने 4 साल में लगा दिया अपने बच्चे के ऊपर। अभी एक बच्चा है, 2 बच्चे उनके और थे जो तैयार होकर आ रहे हैं टैक्सेस के अंदर, तो आप सोचिए तो आपको $5-6 लाख का खर्चा पड़ गया बच्चों की फीस देने में। और यही अगर आपने $3 लाख में अपनी बिजनेस इमिग्रेशन करवा ली होती, वो सस्ता मंसूबा था। आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बड़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आपकी, कि आपको ना सिर्फ इमिग्रेशन हो गया, बल्कि बच्चे लोकल रेजिडेंट हो गए, उनको स्टूडेंट लोन मिल गया, आपने ₹1 उनको पल्ले से नहीं दिया, वो जब अपनी स्टडी मुकम्मल करेंगे 2 साल खुद ही गवर्नमेंट खुद ही वापस करते रहेंगे, आपका हेडेक ही नहीं होता। ये वहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स यूएसए में है, कनाडा, यूके, हर जगह ये चीज़ अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ प्लान करें, अगर आपके बच्चे से 15-16 साल के हैं, उन्हें 18 साल के बाद यूनिवर्सिटी में जाना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, प्लान इट राइट नाउ, आपको उससे बड़ा फायदा होगा अल्टीमेटली। कौन सी बेस्ट एज होती है बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देने के लिए, बाहर भेजने के लिए? यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको जिस एफए के बाद बेस्ट, जैसे मैंने बताया जुलाई में रिजल्ट आ रहा है, सब बच्चे जो बेसिकली कैम्ब्रिज सिस्टम ही ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो ही अब तो IG SCE और ये वाले सारे,
तो मुझे नहीं ना ग्रेड 5 ग्रेड 6 से बच्चे को बाहर नहीं भेजा जा सकता। ये काफ़ी लोग सवाल करते हैं मुझसे, लेकिन मेरा ख्याल है इवन FA/FSC में अगर आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते तो बच्चों को इसलिए बाहर नहीं भेजना चाहिए कि 17-18 साल के बच्चे थोड़ा सा इमेच्योर होता है, और खासतौर पाकिस्तान में बच्चा फर्स्ट टाइम बाहर कोई जाता है। बड़ा उसके साथ जा रहा हो। हाँ जी, पेरेंट्स फिर तो मसले खत्म हो जाते हैं, फिर तो पूरी फैमिली चलेगी ना, फिर तो आप इमिग्रेंट हो गए, वो तो उससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं, जैसा मैंने आपको पहले अर्ज किया। अगर अकेला बच्चा जा रहा है तो फिर मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा उससे मास्टर डिग्री के अंदर जाए। स्कूल में तो बच्चा बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चों की कहानियाँ सुनी है, वो तो आई विल नॉट रिकमेंड एट ऑल कि वहाँ अकेला बच्चा। तो ग्रेड 12 के बाद ही आप जी 12 दैट इज द मिनिमम एज कि वहाँ बच्चे को बाहर भेजना चाहिए। मतलब ग्रेड 12 के बाद अगर आप उनका प्लान करें तो आप उनके ग्रेड 6 या 7 से वहाँ जाके सेटल हो जाए, ताकि वो बच्चा एज अ लोकल एटलीस्ट 2-3 साल पहले आप सेटल हो जाए। आपको भी तो मिलते हाँ जी, लोगों सेटल होने में टाइम, लेकिन 3 साल इज द मिनिमम टाइम कि आप उससे 3 साल से मिनिमम 5 साल भी होती है कुछ जगहों जी। नहीं ज्यादातर 3 साल का रूट है जो उनके आप लोकल कंप्यूटर होते हैं। तो बस आप बच्चों के जाने से 3 साल पहले बच्चे लेके अपना एक फैमिली वीजा लगवा के वहाँ जाकर सेटल हो जाए, ताकि बच्चे आपके एज एन इमिग्रेंट, ताकि आपका बच्चा लोकल किड की तरह काउंट हो और उसको लोन्स भी मिल जाए, वो अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर सके और वो आराम से सेटल भी हो जाए। वेरी राइट, ये बड़ा एक अच्छी एडवाइस है। पहले काफी आपके नाज़रीन देख रहे हैं, उनके लिए बड़ी काम की बात है। नहीं, मेरे लिए भी बड़ी काम की बात है। मैंने कही सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी काम की शख्सियत हमारे पास बैठी है और हमें सारी इन्फॉर्मेशन उनसे ना निकाले सके। अच्छा, लेकिन आपकी इनिशियल लाइफ कैसी थी? मुझे क्योंकि इन सब बातों से ना मेरे थोड़ा इस तरफ आ गई कि आपने जो माशाल्लाह यू आर एट दिस पॉइंट कि आप इतने लोगों को इस तरह गाइड कर रहे हैं, तो आपकी खुद की इनिशियल लाइफ क्या बड़े स्ट्रगल पीरियड में थी जब आपने ये सब कुछ पढ़ना, सीखना, रिसर्च करना शुरू किया? क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हीं को ज़्यादा पता होती है जो जिसके ऊपर वो बड़ा काम खुद कर रहे होते हैं। ग्राउंड जीरो से आपने जिंदगी का आगाज़ किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने बड़े बिल्कुल लोकल, मेरा लाहौर से ताल्लुक है, इशरा का इलाका बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में, लाहौर में, जिनको लोगों को आइडिया है, वहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ किया बड़े मीडियोकर फैमिली से। और मैं खुद एज ए इमिग्रेंट चूँकि बाहर गया पाकिस्तान से, तो मुझे वहाँ जाकर मैं तो ऐसे एंटरप्रेन्योर गया था, थोड़ी लेट एज में ही गया था। आपके लिए 2012 के अंदर उस टाइम मेरा ख्याल है मेरी 32 की यहाँ पे जो है मैंने एज इमिग्रेंट जाने का फैसला किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी टाइम इस लिहाज से बड़ा आइडियल था कि वहाँ पे जाकर थोड़ी सी आप मेच्योर एज में जब जाते हैं और एज ए बिजनेस के जब आप जाते हैं। मैं चूँकि आपको एज ए एंकर यहाँ पर आम निकाल रहा था, पाकिस्तान के 4-5 चैनल की लॉन्चिंग टीम में शामिल था, और फिर जब 2012 मैंने डिसाइड किया परमानेंटली जाने का, तो उससे फिर मैं देख रहा था कुछ हालात। आपकी फाइनेंशियल बेसिस क्या होनी चाहिए कि आप आराम से चले जाएं? मतलब ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब आप भी बैठे बैठे सोचे मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन फाइनेंशियल आई थिंक इसमें फाइनेंशियल स्टेटस काफी काउंट करता है कि आप। ये भी आपने बड़ा बुनियादी क्वेश्चन किया, मैं अक्सर इस पर भी बात करता हूँ। 3 किस्म की कैटेगरी होती है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, सब लोग शायद जाना चाहते हो, या वैक्सीन की तादाद भी यहाँ से जाना चाहती है। एक होते हैं हाई नेटवर्थ क्लाइंट जो बिजनेस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो आप बिजनेस को बाय करने किसी मुल्क के अंदर या कोई प्रॉपर्टी बाय करने, उसके अगेंस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। उसका कम से कम $1-1.25 आपके पास चाहिए, यानी पाकिस्तान 3 करोड़ रुपये अगर आपके पास है इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है वो थोड़ी सी फिर नीचे, इससे ऊपर फिर जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर ले वो तो हो ही सकती है उसके बीच में। जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है वो जो वर्क परमिट पे लोग जाते हैं, और वो भी किसी अच्छे कंट्री में लाइक UK, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, वो भी आपको तकरीबन 1 करोड़ रुपया खर्चा आ जाता है अगर आप पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से बात करेंगे ना, यानी $50,000 जो है। तो एक आम आदमी कैसे सोच सकता है 3 करोड़ 1 करोड़ आम इंसान? थर्ड कैटेगरी, हाँ जी मैं बता रहा हूँ, उसकी तो आपने तब तक कितना पैसा बना लिया था दैट इज वो तो आपको जो हमें माशाल्लाह कई खुशहाल लोग भी वो तो यहाँ कराची पाकिस्तान के अंदर भी जो है, लेकिन जो सारे बंदे अफोर्ड नहीं करते, बिल्कुल आपने सही कहा, उसके अंदर ना वो फिर विजिट की ट्राई करें, दुबई जाके थोड़ा सा अपनी अर्निंग बेहतर कर ले, मिडिल ईस्ट पे जाके, सऊदी अरब में जाके, मतलब मैं वो बताइए 28-30 लाख इस टाइम बंदा सऊदी अरब में काम कर रहा है पाकिस्तान से, तो 25 लाख के लिए बंदे UAE में काम करें, ओमान में काम करें, कतर के अंदर, बहरीन में काम करें, तो फिर मिडिल ईस्ट आपके पास पहले ही ऑप्शन है जहाँ पे जाकर थोड़ा सेटल हो सकते हैं, और उसको अपना मेन कंट्री में पेनिट्रेट कर जो वहाँ पे आपने बताया कि आप 32 की एज में आपने इमिग्रेट किया, तो आपने क्या मतलब किस फील्ड पे इमिग्रेट किया आपने? किस तरह वहाँ का वीज़ा लिया? इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसा था? ये भी तो पता चला कि कोई इंसान इस एज में अगर ऑप्ट कर रहा है तो फिर वो वहाँ कैसे जा सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट है इसमें? तो सर की पर्सनल स्टोरी से ही शुरू करते हैं। ये देखिए, हाँ बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा बुनियादी क्वेश्चन किया। उस टाइम एक कैटेगरी थी जो कि अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुकी हुई है, एज ए एंटरप्रेन्योर वीज़ा, उसमें 2 लाख पाउंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, अच्छा। उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं। अब तो 2 लाख पाउंड आज के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम बनी थी, उस टाइम भी 170 रुपये पाउंड का रेट था। अब तो डबल हो गया, 350 रुपये पाउंड का रेट थी, इससे चल रहा है, तो वो रेट का काफ़ी अच्छा फर्क था। तो उस टाइम बस थोड़ी सी मैंने जब किया हुआ था प्लान के बाहर जाना है, तो अपने दोस्तों ने प्लान किया, फिर हमने इकट्ठे जाके ये इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया, अल्लाह का शुक्र है उसके वीज़ा लग गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत भी डाली, वहाँ पर जाके चीज़ों में काम करने के
फिर वहाँ पे आपने जाके एग्जैक्टली किस काम से शुरू किया? तो मैंने लॉ के चूंकि पाकिस्तान अच्छा। में बैंक था और ब्रिटिश लॉ पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, इसमें हाँ। बड़ा एडजस्ट करना बड़ा आसान होता है क्योंकि Exactly. पाकिस्तान में खास यहाँ से पढ़ के जाते हैं जी। तो उसलिए मैंने वो LLM किया, वहाँ पे जाके उसको लोकल लॉ कन्वर्ट किया और हम जो लॉ फॉर्म में अच्छा, स्टार्ट वहाँ पे जाके आपने दोबारा से किया और फिर आप ओके, तो मतलब आप सिर्फ एक इमिग्रेशन के प्रोसेस के लिए एक पैसा जहन में ना रखें, आप वहाँ पे जाके Qualification इनिशियल improve करें। सस्टेनेबिलिटी के लिए भी जो पैसे That's चाहिए true, होते हैं बिल्कुल फॉर अ आपने- ईयर और 2 वो भी आपके जहन में होने चाहिए कि एटलीस्ट मेरे पास इतना बैकअप हो। 3 से 6 महीने मैं सजेस्ट करूंगा, फिर बड़े स्ट्रॉन्गली साल 2 साल से अच्छी तो बात कोई नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात किया, इनिशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए आपका पैसे बड़ा होना चाहिए। वरना ये मैंने बड़ा देखा और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये भी रेज किया कि एकदम लोग चले थे खाली जेब, 100 पाउंड लेके चले गए, $100 लेके चले गए। अब वो आपने पुरानी कैमरा- कहानियां सुनी हुई ना, अब्बा 8 रुपए लेकर आए थे, अब्बा 10 रुपए लेकर आए थे, Exactly, कराची आए थे 10 रुपए लेके, ये हो गया। तो वो कहानियों तक ठीक है और वो जमाना और था, अब वो जमाना नहीं है। कोई किसी का ख्याल नहीं करता, आपको खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। Exactly. तो आपने को रेंट पे कमरा लेना है, रहाइश लेनी है, घर लेना है, तो आपको तो पहले तो वो एक्सपेंस है, फिर ट्रैवलिंग करनी है, फूड का एक्सपेंस है, तो 3-6 महीने का एक्सपेंस बिल्कुल आपने जो बेसिक सर्वाइवल होता है इंसान का, वो चीजें तो हो ना उसके और पास। मीनवेल आपको जॉब मिल जाए फिर आपका एक्सपेंस तो आपका शुरू का स्ट्रगल पीरियड कैसा था? मेरा वैसे अलहमदुलिल्लाह मैं इस बार लकी था क्योंकि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से करके गया हुआ था और वहाँ जैसा मुझे चूंकि ब्रिटिश लॉ जैसा मैंने आपको अर्ज किया पढ़ाया जाता है, इमिग्रेशन मेरा हमेशा सब्जेक्ट है, 20 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें बड़ी आसानी मिली, हेल्प मिली पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुझे और जॉब या और काम नहीं करना पड़ा, बल्कि लोग बड़े हैरान होते हैं आज भी इस बात पे कि बड़े बड़े हमने डॉक्टर इंजीनियर वहाँ जाके और काम करते देखा करते हैं। अमेरिका कनाडा में जी, सब बाथरूम लेकिन धोते हैं अल्लाह ताला सर। का हाँ जी बड़ा करम रहा इस चीज़ के अंदर कि मैंने वहाँ पे जो है ना कोई ऐसी और जॉब नहीं मुझे करनी पड़ी। बाकी आपने बात ठीक है, वहाँ पे अक्सर लोग अपना काम खुद करना पड़ता है और उसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसका मेड का कॉन्सेप्ट है जो हमारे पाकिस्तान में, तो पहली चीज़ जो लोग खासतौर पर बाहर जाना चाहते हैं मेड नहीं है भाई, रखनी चाहिए, कोई मेड नहीं है, ना ड्राइवर होता है ना मेड होती है, ना कोई आपको नहीं होता। एक्स्ट्रा स्टाफ, ना खाकर होता आपको मिलते हैं, ये सारे काम आपको खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं और उनका कल्चर भी आपको पता है इसी तरह का है, इसी तरह इसको का वो है। एनकरेज करते हैं कि आप कोई आपका सर्वेंट ना हो, आप खुद ही अपने काम करें। एग्जैक्टली तो वो चीज़ अगर आपके जहन में हो तो आपको काफ़ी आसानी होती है। सही। तो अब आपके हिसाब से कितना मिनिमम पैसा एक इंसान के पास होना चाहिए जहाँ पे वो 2 साल सस्टेनेबिलिटी प्लान भी अपना बनाए और इमिग्रेशन भी, फॉर इंस्टेंस वो यूके की इमिग्रेशन प्लान कर रहा है, तो अब इस ज़माने 2024 के हिसाब से आपका वो 2012 पीछे चला गया, 2024 के हिसाब से बताइए। जी अगर उसमें मेरा हाल अगर आप 2024 के हिसाब से बात करें कि इनिशियली को बंदा जा रहा है, अगर अकेला जा रहा है तो फिर तो शायद कम पैसों में 4-5 हज़ार पाउंड में गुजारा कर, लेकिन अगर फैमिली जा रही है तो आई विल स्ट्रॉन्ग रिकमेंड कि कम से कम 10,000 पाउंड के पास एज ए सेविंग होना चाहिए ताकि वो उसको ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर सके, खर्च कर सके और मीनवेल ऑफ कोर्स अर्निंग कर सके। और एक और बात भी, चूँकि आपने ये टॉपिक छेड़ दिया है, तो आपने पाकिस्तान में चूँकि फीमेल का बड़ा कम कल्चर है काम करने का, तो आपने सोचते कि आप दोनों एज ए पैरेलल काम करें, तो मेरे भी दोनों को काम करना पड़ेगा। Everybody has to work. जी, स्पेशली अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे संभालना है, और अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं 5-7-10 साल के हैं तो फिर आपको उनको स्कूल में दाखिल करके किस तरह बच्चों को टाइम को कंज्यूम करना है, और दोनों मिलकर काम करें ताकि दोनों की मिला के अर्निंग जो है वो आपकी सेविंग ज़्यादा ना और आप उसको कन्वर्ट कर सकें अपनी इनकम के अंदर, उससे फ़ायदा उठा। अच्छा, जब वो ऐसा इमिग्रेंट यहाँ से फैमिली के इमिग्रेट करके लेके जाते हैं और बच्चे छोटे हैं, तो वहाँ पे जब वो स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, इज दैट फ्री ऑफ कॉस्ट या उसके लिए भी आपको टैक्स की मद में कोई पैसे देने पड़ते हैं? अरे स्कूल तो आपको तो 100% फ्री है, जब आप एज इमिग्रेंट जाते हैं तो कोई किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, 100% फ्री है, बल्कि ना सिर्फ एजुकेशन फ्री है बल्कि वो बच्चों को जो उनका स्कूल टाइम होता है उसके दौरान फूड भी जो है फ्री देते हैं। ये तमाम जो है वेस्टर्न कंट्री के लिए बड़ी एक आदत है, बच्चे की बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों को बड़ा पैम्पर करके जो है ना वो पालते हैं और उनको बड़ा रिगार्ड करते हैं। आपने ये शायद सुनी होगी बात, काफ़ी कई नाज़रीन को भी इसका अंदाज़ा हुआ। तो ये तो मज़े की बात होगी सर, ये तो बहुत मज़े की बात होगी, पहले भी फ्री में पढ़ रहा है, खा भी रहा है और फिर उसके बाद वो लोकल स्टूडेंट की तरह वहाँ पे लोन भी ले रहा है, तो ये तो तालीम बड़ी आसान हो गई वहाँ पर। एग्जैक्टली, इसलिए बेस्ट है। इससे ज़्यादा मुश्किल तालीम तो यहाँ होती है। इतने बड़े बड़े स्कूलों की इतनी हज़ारों की फीसेस आपको देनी पड़ती हैं, वो भी आपको, फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के खर्चे भी अलग होते हैं, फिर आगे आपको एजुकेशन के लिए भी माँ बाप को ही जेबों से देना, तो बच्चों को बाहर भेज दें। ये तो विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसे हर हवाले से। फिर हेल्थ की फैसिलिटी का भी आपको अंदाजा है कि वहाँ पे फ्री, यहाँ देखिए अस्पतालों में कितने आपके चक्कर लगते हैं, कितना रश है, कितने महंगा इलाज है, खासतौर प्राइवेट अस्पताल में अगर आपको जाना पड़े तो वहाँ तो बड़ा इंटरेस्ट करने का आपको हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको टोटल फ्री इलाज होता है। तो ये तो बेसिक है, हेल्थ एंड एजुकेशन, इसलिए लोग बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं। सर, इस प्रोग्राम के बाद मैं आपके ऑफिस आ रही हूँ। इस वक्त जितने लोग देख रहे हैं, देखिए थोड़े से अकल के नाखून, जो हमारे बड़े कहते हैं अकल के नाखून ले, तो वो अकल के नाखून लीजिए और अभी से प्लानिंग इस हिसाब से कीजिए ताकि आपके बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर हो, आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो। ऑब्वियसली एक इंसान की एक अर्निंग स्टेज होती है, एक उम्र होती है, स्पेशली अगर वो जॉब बेस्ड है, तो उसके बाद उसके बीच में वो सारे उसके फाइनेंसेस मैनेज करके अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। यहाँ तो पेरेंट्स की जितनी भी सेविंग्स होती हैं सर, वो मुझे ये लगता है कि बच्चों की
हायर एजुकेशन में खर्च होगी या फजूल की शादियों के खर्चों में खर्च होगी। हाँ, यहाँ पे है ना इंटरेस्ट, कल्चर है जी शादी में एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली जो पेरेंट्स अपनी एक जैसे कहते हैं ना एक अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो वो काइंड ऑफ हैंड टू माउथ, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, हैंड टू माउथ उससे गुजारे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की ये फीस देनी होती है, उससे बच्चे की वो फीस, उसकी शादी आ रही है, तो यहाँ पे ये वाले सारे खर्चे हैं जो कि अगर आप अपना बच्चा बाहर भेज देंगे तो ये वाले सारे खर्चे नहीं होंगे। वो अपना खर्चा खुद उठा लेगा, बल्कि आपको भी सपोर्ट कर देगा बुढ़ापे के अंदर। चलिए ये उम्मीद ना भी रखें आप, लेकिन नहीं, उम्मीद आप देखिए, मैं जानता हूँ ऐसी फैमिली को, वहाँ जाके बच्चों को ज़्यादा अवेयरनेस है। तो यहाँ मुझे पता नहीं क्या कल्चर चेंज हो गया, लोग बात करते हैं अगर वहाँ बच्चा गया तो वो कम उसके पैसे भेज देता, मसला भी कोई नहीं होता। आप देख रहे हैं वो 2000 पाउंड कमाने से वो 200 पाउंड भेजेगा, तो यहाँ का पाकिस्तान तो 90,000 1 लाख रुपए बन जाएगा उसको। सही बात है, उनकी भी बड़ी आसानी हो जाएगी। और 2-3 बच्चे अगर आपको वापस से 200 पाउंड भी भेजें तो आपकी ये तो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। एग्जैक्टली, और वो आपको रिटर्न भी मिल रहा है और आपको एक फायदा भी हो रहा है बच्चों का। इतने पैसे भेजना उनके को बर्डन भी नहीं होता बच्चों के लिए बर्डन भी होता, उनको 100 200 300 पाउंड इतने पता नहीं चलते भेजने पे पेरेंट्स को, और यहाँ पेरेंट्स आराम से जिंदगी गुजार सक रहे हैं। ठीक है सर, बड़ा मजा आ गया। ये तो बड़ी अच्छी आपको एक देखिए, वही होता है ना कि जितने आप अगर ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि आप हैंडीकैप्ड हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। देयर सो मेनी ऑप्शंस यू कैन एक्सप्लोर। इतने आसानी से आप जिंदगी जो है वो अपनी गुजार सकते हैं, ऐसा भी कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, हिम्मत करनी है, वो हिम्मत वाला पॉइंट, हाँ हिम्मत वाला पॉइंट जो है ना वो बीच में रह जाता है, तो बहुत सारे लोग वो हिम्मत में हाथ पांव फूल जाते हैं, उनकी घबरा जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बनाएंगे आपकी हिम्मत, ये आपको रास्ता दिखाएंगे। क्या क्या रास्ते आप दिखाते हैं सर, थोड़े से रास्तों के ऊपर भी आ जाए, क्योंकि लोग रास्ता वो कहते हैं ना वहाँ जाने का जो सफ़र है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वंस यू आर देयर तो फिर आप हाफ पाँव मार के कुछ कर ही लेते हो। क्या यहाँ से ऐसा भी होता है कि यहाँ से उनकी जॉब सिक्योर करके फिर उनको भेजा जाए? जी, यहाँ पे जो 2-3 बुनियादी तरीके हैं, मैं दोबारा मुख्तसर अंदाज में उसको अर्ज करें तो आपको एक तो सबसे जो आसान तरीका है, जो मैं कोई लोगों को कहता हूँ, अगर आपकी खासतौर ट्रैवल हिस्ट्री हो, जैसे मैंने आपको अर्ज किया शुरू में कि आप जो यहाँ एबटाबाद खानपुर चले जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं ज़रूर जाए वहाँ पे, लेकिन आप बाहर जाए तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री बनती है, उसकी बेस पे जब आप अप्लाई करते हैं यूरोप का वीज़ा, यूके का वीज़ा, अमेरिका, कनाडा वीज़ा, तो आपके चांसेस बहुत बेहतर होते हैं। तो सबसे आसान और सादा तरीका तो विजिट वीज़ा है, और पूरी दुनिया में जेन्युइन विजिटर को वेलकम किया जाता है, चाहे आप बिजनेस वीज़े पे हैं चाहे टूरिज्म वीज़े पे आए। और आप किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट पर जाते हैं, क्योंकि आप भी खुद ट्रैवल करते रहते हैं, तो आपको इस बात का वही क्वेश्चन मुझसे पूछेगा, इज इट अ लेजर ट्रिप और अ बिजनेस ट्रिप? दुनिया में 2 ही बेसिक कैटेगरी, तमाम फॉर्म जो आप डाउनलोड करते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, उसमें 2 बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये दोनों साबित कर दे, दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि जेन्युइन टूरिस्ट उनके पास हो, जेन्युइन बिजनेसमैन भी है, क्योंकि उनको बिजनेस लेके आए, उनको अपॉर्चुनिटी तलाश करेगा। तो एक तो आसान तरीका वो है। दूसरा तरीका है स्टूडेंट वीज़े का, जिसका भी आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया। जो यंग बच्चे खासतौर पर एफएफएससी किया है या मास्टर डिग्री में जाना चाहते हैं, लेस देन 30 उनकी एज है, उनके लिए बड़ा बेस्ट टाइम होता है, अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनकी शादी हुई है और एक आधा बच्चा है, शादी नहीं अब डिफरेंट नहीं हुई है, उनके लिए मूव करना बड़ा आसान होता है। वो एक चैलेंज के तौर पर इसको लेते हैं और 5-10 सालों में सेटल हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं वहाँ पे। तीसरी कैटेगरी इमिग्रेशन की, और इमिग्रेशन में आपको अर्ज किया, एक हाई नेटवर्क क्लाइंट्स हैं और एक आम आपकी लेबर क्लास है, वर्क परमिट वाली क्लास है। तो वर्क परमिट के हिसाब को अर्ज किया कि उसके इससे पूरी दुनिया में बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। कोविड के बाद जो है जनरली अमेरिका, कनाडा, यूके के अंदर लोगों को जॉब्स की डिमांड है। वहाँ के लोकल लोग जो डिस्पर्स हो गए, उनकी जगह पर उनको जनरली बनना चाहिए। वहाँ के लोकल लोग अगर बात करें तो सर डिस्पर्स क्यों है वहाँ के लोकल लोग? जी, वो था कोविड के बाद बिल्कुल क्राइसिस है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो मुख्तलिफ उन्होंने अपने शोबे चेंज कर लिए, मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर चले गए। तो इस वजह से जो है वो वहाँ से हमेशा लेस देन इकोनॉमी कंट्री है, वहाँ से वो लेबर मंगवाते हैं जो वहाँ पर उनका काम कर सके, और जॉब दूसरे अल्फाज में कह सके। जैसे मतलब कंस्ट्रक्शन के अंदर वेल्डर की उनको जरूरत होती है, इलेक्ट्रिशियन की उनको जरूरत होती है, कोई एसी मैकेनिक जो इस तरह के लोग। अच्छा, ये चीज़ ना थोड़ी सा मुझे भी हमेशा इस चीज़ की कन्फ्यूजन होती है। देखिए पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो हमारे ही ममालिक जैसी उनकी पॉपुलेशन है सब कुछ, लेकिन वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की कमी क्यों होती है? हालांकि वहाँ पे अगर हम एजुकेशन वाइज बात करें, एजुकेशन भी फ्री है, फिर उसके बाद अगर आप लोन लेके आगे पढ़ना चाहें वो भी आपके लिए इतना आसानी बनाई हुई है। तो स्किल्ड वर्कर्स की कमी वहाँ क्यों है, एंड व्हाई डू दे लुक एट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के यहाँ से लोग वहाँ पर जाए, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग उनके ख्याल में जो कि हकीकत भी है कि बहुत ज़्यादा मेहनती और हार्ड वर्कर होते हैं। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वन पार्ट से टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उन चीज़ों को ना, और यहाँ पे बिल्कुल सीखे वहाँ एजुकेशन फ्री है। और मैं खुद इस काम में यूके में हम काफ़ी इन्वॉल्व है। हम वहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं, खासतौर पर एशियन ओरिजिन के, इवन पाकिस्तानी ओरिजिन के, उन लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो अपना दाखिला लें, क्योंकि वो फ्री पढ़ रहे हैं, उनको स्टूडेंट लोन मिल रहा है ना वहाँ पे, और आप लोकल ऐसे लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं पढ़ते कि हमारे पास बड़ा मुश्किल है जाना पढ़ने के लिए ना। हालांकि हफ्ते में 2 दिन के लिए जाना होता है और आपको यूके यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाएगी घर बैठे हुए। और जिन लोगों ने खासतौर पर अर्ली करियर स्टार्ट के लिए 17-18 साल की उम्र में, उन्होंने ओ लेवल ए लेवल किया होता है, उनको यूनिवर्सिटी की डिग्री कोई नहीं होती, और आपकी वजह से इवन 55 की एज तक वो वेलकम करते हैं अगर बंदा पढ़ना चाहे।
यानी आपके बच्चे बड़े हो गए, आप 45, 50, 55 साल के, दोनों मियां बीवी इकट्ठे दाखिला ले सकते हैं, उनको इकट्ठे स्पॉन्सर मिलेगा, कोई पैसे नहीं उनको पे करने, बल्कि उल्टा उनको भी लिविंग एक्सपेंस भी मिलता है। क्योंकि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, आपको ट्रैवलिंग के पैसे जो है लिविंग एक्सपेंस को पे करते हैं आपको पर मंथ के हिसाब से। तक आप जा सकते हैं अपनी 55 साल का बंदा भी जो है, जो अगर आपका लोकल नेशनल है, पाकिस्तान में रहता है, वो 55 साल का पाकिस्तानी बाहर की मैं बात करूं, जो लोकल ब्रिटिश या अमेरिकन है या कैनेडियन नेशनल है, उसको इनकरेज करते हैं कि दोबारा आप एडमिशन डालेंगे, उसके लिए दाखिला ले सकते हैं और अपनी एजुकेशन और बढ़ाएं, और लोकल आपको फंडिंग मिल रही है उसकी, स्टूडेंट फाइनेंस मिल रहा है, आपको कोई पैसे नहीं पे करने पड़ते। ये एक बड़ा उन्होंने कल्चर को इनकरेज किया, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली इस ऑप्शन को अवेल नहीं करते, तो उसको मजबूरी उनको पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से बंदे बुलाने पड़ते हैं, जो स्किल्ड लेबर हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जिनके अंदर एम्बिशन हो कि मैंने ज़िंदगी में एक्सीलेंस हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है। और आपको पता है हमारे लोग माशाल्लाह इस हवाले से बड़ा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना नाम बनाते हैं। और अपॉर्चुनिटी आपके पास कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, उनके पास नहीं है स्किल्ड लोग। हर बार उनकी एक स्किल्ड इमिग्रेशन की एक लिस्ट निकलती है, जिसमें मैं सोचती हूँ प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मतलब क्यों? शेफ चाहिए, बुचर चाहिए, बुचर चाहिए, एग्जैक्टली। हर किस्म की कैटेगरी के लोग, हमारे यहाँ तो कसाई भी अपना वीजा लगा के वहाँ चले जाते, नीड है। फ्रूट पिकिंग के लिए उनको मतलब वेजिटेबल पिकिंग के लिए बंदे चाहिए, उनको शर्ट फार्मिंग आपको वहाँ पे होती है, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर सीजनल वर्क परमिट निकलते हैं। इतने हाई हेडेड है कि वो सारे जॉब्स, हाँ जी, वो ज़रा लोकल लोग तो चूंकि वहाँ सेटल हैं या उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर देती है, आपको पता है वहाँ की बेनिफिट का बड़ा सिस्टम है ना, जो आपके पास वहाँ पे लोग हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इस वजह से वो भी वहाँ पे काम उसका नहीं करते। ये तो सही बात है भाई। और दुनिया का निजाम होता है ऐसे ही चले, इकोनॉमिक मुल्कों में जाके आपका चले, उनका जैसा भी चल रहा आपका काम हो जाएगा। राइट, सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कुछ जाते जाते ना आपके कुछ अपकमिंग वेंचर्स, कोई चीजें आपने प्लान की हुई हो, वो हमारे व्यूअर्स के साथ जरा शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया रफीक, तो आपका सब बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा मजा आया आपके प्रोग्राम में, हमेशा आगे मैं देखते भी रहता हूँ, तो आपका शुक्रिया, आपने बुलाया यहाँ पे। बाकी यही है कि मैं पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि बड़ी जेन्युइन एडवाइस की ना बड़ी कमी है। आपने इस इनिशियल बात की कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, एक राइट गाइडेंस के हवाले से, तो जो आप जैसे लोगों को प्रोग्राम में जाने का मकसद भी होता है कि एक मैस लेवल के ऊपर मैसेज कन्वे हो जाए और लोगों को पता हो सही बंदे के पास कैसे रब्ता कर सकते हैं आप। तो किसी से भी आप काम करो, आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं सब जितने लोग जी, आपको तो सोशल मीडिया पे लोग आजकल बड़ा इजी फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं किसी को, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ा पॉपुलर है, मुझे उम्मीद है वो नाम से सर्च करेंगे, वो भी नशीद दिखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो सर्च कर लेंगे। और बाकी हमारी टीम है यहाँ लाहौर, कराची में हमारा ऑफिस भी है, कराची में DHA के यहाँ पे ऑफिस है, लाहौर के भी गुलबर्ग के हमारा ऑफिस है, तो कोई भी लोग वहाँ पर भी रब्ता करना चाहिए तो उनसे रब्ता किया सकते हैं। बाकी अमेरिका, कनाडा के अगर आपकी रिलेटिव मौजूद है वो हमारे वहाँ के ऑफिस पे चक्कर लगा सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी आसानी है। तो कोई भी चीज़ इस तरह हो सकती हो, एक जनरल वाइज खुद भी करें, थोड़ा नॉलेज हासिल कर लें, जैसे आप कोर्स की पढ़े लिखे तरीके से अगर आप करें तो इंशाल्लाह आपके साथ गलती कम होगी, आपके साथ नुकसान कम होगा। क्योंकि मैं बात को देखते छोटी सी गलती से लोग अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करा बैठते हैं, या बाज़ गलत लोगों के हाथों पैसे फंसा बैठते हैं बाहर जाने के लिए, तो उससे अवॉइड करें, जेन्युइन बंदों से रब्ता करें, मेक श्योर करें कि उस बंदे की अपनी प्रोफाइल क्या जो आपका वीज़ा अप्लाई कर रहा है, खुद क्या वाकई उन मुल्कों में गया हुआ है कि नहीं गया, उसको कितना पता है वहाँ के लोकल नॉलेज की चीज़ों के हवाले से। और दूसरा है कि उसने रिसेंटली कुछ लोगों को सक्सेसफुल वीज़े लगवाए हैं, तो उससे पता लग जाएगा इनकी क्रेडिबिलिटी ठीक है। तो जो 3-4 चीज़ें आप चेक वो कर तो लेंगे। सर मैं सच में बताऊं तो वो डमी लोग भी बिठाए हुए होते हैं। हाँ, डमी रिव्यूज भी होते हैं, डमी लोग भी बिठाए होते हैं, जब जिसने आपको इलीगल तरीके से फंसाना होता है वो ये सारे इंतजाम सर करके बैठे होते हैं यहाँ पर। लोग यूज करते हैं, आप सही करें, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश कर लें, अगर आप तो सर कुछ जेन्युइन बंदों से, आप जैसे लोगों से एडवाइस, जिसका वीजा कहीं से लगा है उससे पूछें कि उसका वीजा कहाँ से लगा है, या वो खुद गया तो आप उससे वहाँ बात कर लें कि मैं अभी इनके थ्रू गया था, तो इस तरह वो लोग आसानी से बात चले जाते हैं। तो इससे उम्मीद है इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स एज वेल। और माशाल्लाह आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इतने लोगों को, हमारी यूथ को गाइड कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी संवर रही है आपकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का जो आप देखें। बस आज के लिए इतना ही, और आई होप हमने जितनी सारी बातें आपसे की हैं, सर ने जितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई, और आप इस हवाले से अब रिसर्च करेंगे और अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करते चलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।